नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग, क्योंकि शाम के 4 यहां पर बज चुके हैं और ये क्लास आपकी यहां पर लाइव हो चुकी है। आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, तो आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से यहाँ पर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बिना किसी देरी के यहाँ पर करते हैं क्लास की शुरुआत आप सभी के साथ। आज आप सभी लोग रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी रक्षाबंधन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही रीजन है कि आज आपको क्लास यहाँ पर प्रीमियर के माध्यम से देखने को मिल रही है, और कुछ दिनों से इसीलिए बिकॉज मैं भी अभी अपने होम टाउन में हूँ और जल्द ही आपकी क्लासेस प्रीमियर की जगह लाइव भी होना शुरू हो जाएंगी। तब तक आप सभी इन सभी क्लासेस का लाभ प्रीमियर के माध्यम से उठा सकते हैं। आपकी कोई भी स्टडी, आपकी कोई भी जो कॉन्टिन्यूएंसी या यूं कहें कि जो कंटिन्यू स्टडी आपकी जो हो रही थी, रेगुलर स्टडी जो आपकी हो रही थी, वो आपकी यहाँ पर नहीं छूटेगी, ना ही आपको इसमें कोई समस्या आएगी। हाँ, अभी अनअकैडमी पर आपकी जो फ्री क्लासेस चल रही थी, जिनको हम लोग स्पेशल क्लासेस के नाम से जानते हैं, वो आपकी क्लास अभी लाइव नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द सम पर्सनल इश्यू। लेकिन अब आफ्टर दी रक्षाबंधन फेस्टिवल आपको वो क्लासेस भी लाइव यहाँ पर मिल जाएंगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जैसे ही रक्षाबंधन का फेस्टिवल आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको ये सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए रक्षाबंधन फेस्टिवल के बाद। चलिए अब बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप मुझे एसएससी सेक्शन पर जाकर मेरा नाम वहां पर सर्च कर सकते हैं और मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप टारगेट 10 कोड लगाकर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को भी परचेज आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब बिना किसी देरी के सीधे क्लास की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का फेस्टिवल है। आप लोग ऑलरेडी काफी बिजी होंगे, लेकिन इस बिजी शेड्यूल से भी अगर आपने यहाँ पर टाइम निकाल कर यहाँ पर क्लासेस को देखने के लिए अपना समय निकाला है, तो आप आसानी से, आपका भी समय यहाँ पर जाया नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। शुरुआती कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है प्रीवियस क्लासेस से देखने को मिले, जिनसे आपको ये जानने को भी मिलेगा कि आपने यहाँ पर अभी तक कुल कितना सीखा है। बाद की सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर फ्रेश मिलेंगे। कुछ नई जानकारियां आज आपको मिलेंगी सीखने के लिए, जानने के लिए, और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा। पॉइंट यहाँ पर क्लियर है? ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पहला जियोलॉजिकल पार्क कौन सा बनता है? विच वन इज द फर्स्ट पब्लिक जियोलॉजिकल पार्क इन इंडिया? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया तो बनता है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम लोग पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ सकता है द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, देन योर आंसर इज हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनता है इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो भारत में जो फर्स्ट इन इंडिया है, वो आपसे यहाँ पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु का अरिकनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क आपका बनता है। लोकेशन याद रखना है, तमिलनाडु में इसकी लोकेशन आपकी मौजूद है। बायोस्फीयर रिजर्व भारत का अगर पूछा था कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, देन योर आंसर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में इस नेशनल पार्क की आपकी स्थापना हुई थी और ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा श्रेणी बनती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रेंज इन इंडिया? काराकोरम रेंज, पीर पांजाल रेंज, सतपुड़ा रेंज या फिर हिमालय रेंज? इन चारों रेंजेस में से सबसे युवा, सबसे यंग कौन है, जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो आपका इंडिया था वो आपका अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, या जो आज का आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, भारत पहले उसका हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट शुरू करती है और फिर ये यूरेशियन प्लेट से आपकी टकराती है। यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से बीच में जो आपका यहाँ पर एक सागर मौजूद था, उसका नाम था टेथिस सी, यानी कि टेथिस सागर। तो टेथिस सागर जो जहां पर मौजूद था, और इंडियन प्लेट जैसे जैसे इसका नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर की तरफ मूवमेंट होता गया और यूरेशियन प्लेट से जब ये जाकर आपकी टकराती है, तो टेथिस सागर का जो आपके सेडिमेंट्स थे या टेथिस सागर के जो भी आपके अवसाद थे, वो आपके अपलिफ्ट हो जाते हैं। और यही आज का आपका बनता है हिमालयन माउंटेन्स, जो कि आपका आज का सबसे युवा पर्वतमाला आपकी बनती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। हिमालय की बात करते हैं, हिमालय की 3 लेयर्स आपकी बनती हैं। हिमालय की सबसे पहली लेयर जिसे हम लोग कहते हैं, जो नॉर्थवर्ड आपकी है,
वो हिमाद्री कहलाती है। हिमाद्री को ग्रेट हिमालय के नाम से भी आपका जाना जाता है। बीच में जो आपकी लेयर होती है इसे मिडिल हिमालय, इसे हिमांचल या फिर इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। और सबसे साउथ की तरफ जो आपकी लेयर बनती है ये आपकी आउटर हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय आपकी यहाँ पर कहलाती है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इन तीनों लेयर्स में से सबसे युवा, सबसे नई लेयर कौन सी है, तो याद रखिएगा शिवालिक हिमालय इनमें सबसे युवा है। सबसे बाद में हिमालय की जिस लेयर का निर्माण हुआ है वो शिवालिक पर्वतमाला आपकी बनती है। सबसे पहले किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले हिमाद्री का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से यहाँ पर जानते हैं। सबसे ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा ऊंचाई भी आपकी हिमाद्री माउंटेन सीरीज की यहाँ पर बनती है। करेक्ट आंसर हिमालय। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा बनता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं। बेस्ड ऑन द लैंड मास, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश। और ये देश चारों तरफ से आपका इटली कंट्री से भी आपका घिरा हुआ है। चारों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? ये इटली से आपका घिरा हुआ है। इस कंट्री को हम लोग कहते हैं वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लैंडमास आपका यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र या फिर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, चाहे फिर वो कंट्री वाइज हो, चाहे फिर वो आपका वर्ल्ड वाइड हो, संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र को जंगल के द्वारा कवर किया जाना चाहिए? यानी कि पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत एरिया में आपका जंगल कवर यानी कि फॉरेस्ट आपके मेंटेन होने चाहिए, चाहे फिर वो इंडिया ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपका भारत ही क्यों ना हो, तो कितने परसेंट एरिया यहाँ पर आपका जो कवर होना चाहिए वो जंगलों से होना चाहिए? तो 10%, 5%, 33%, 35%। व्हाट परसेंट ऑफ लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम होता है तो आपने देखा होगा कि आपको 33% मास्क लाने यहाँ पर जरूरी होते हैं। तो 33% मार्क्स आपको लाने जरूरी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कि अगर 100% का आपका लैंड मास आपका बनता है तो कम से कम उसके 33% एरिया में आपका जंगल कवर होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आचार्य जगदीश चंद्र बोस वानस्पतिक उद्यान किस स्थान पर आपका मौजूद है या आपका स्थित है? द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट। ये वही थे जिन्होंने पहली बार इस बात की खोज की थी कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधे भी आपके सजीव होते हैं। इस बात के बारे में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहले हमें बताया। दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इन चारों लोकेशंस की बात करते हैं तो आपको बताना है कि जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, तो याद रखिएगा जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि वेस्ट बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कर्म भूमि, क्रांति भूमि वेस्ट बंगाल, उसी तरह याद रखिएगा आचार्य जगदीश चंद्र बोस, तो आंसर याद रखिएगा कोलकाता सिटी। कोलकाता सिटी किस नदी के किनारे मौजूद है? यह आपकी हुगली नदी के किनारे मौजूद है। और एक प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से कि कोलकाता शहर की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता सिटी में सबसे पहली मेट्रो आपकी चलाई गई थी, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया, ये आपकी कोलकाता शहर में चलाई गई थी। मेरा प्रश्न आपसे है कि कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो किस ईयर में चलाई गई थी? फटाफट से मुझे यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? ग्रैंड गोविंद, सर अजय आनंदा, सर सिकंदर हयात खान या फिर एंथनी एस डीमेलो? बीसीसीआई की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दिस इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई भारत में आईपीएल को भी देखती है। इस साल आपका आईपीएल जो होने वाला है वो विदेश में होने वाला है। विदेश में कहाँ होने वाला है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। पहली बार अब आपका आईपीएल जो है वो यूएई में होगा। आईपीएल की शुरुआत सन 2008 में हुई थी और 2008 से लेकर अभी तक अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा दूसरी बार होगा जब आईपीएल आपका विदेश में आयोजित किया जाएगा। 2009 में हमारे देश में चुनाव होने थे। चुनाव के मद्देनजर आईपीएल सुरक्षा कारणों से आपका कहां पर कराया गया था? ये आपका साउथ अफ्रीका में आपका कंडक्ट कराया गया था। और अब ऐसा दूसरी बार होगा 2009 के बाद 2020 में कोरोना कोविड-19 की वजह से यूएई में आपका आईपीएल आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि बीसीसीआई के वर्तमान अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो वर्तमान प्रेसिडेंट बनते हैं आपके सौरव गांगुली साहब। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन बनते हैं बीसीसीआई के? तो सौरव गांगुली साहब बनते हैं। हाल ही में इनके जो बचपन के कोच थे उनका भी निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। सौरव गांगुली कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं रहे, लेकिन फॉर्मर कैप्टन आपके यहाँ पर जरूर रहे हैं, याद रखिएगा।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी नेम ऑफ द सौरव गांगुली, की सौरव गांगुली जी की ऑटोबायोग्राफी आपकी क्या बनती है? तो फटाफट से ये आप लोग मुझे यहाँ पर लिखकर बता दीजिए। यहाँ पर सर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ग्रांट गोविंद, ये आपके पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनते हैं, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से संबंधित है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। निम्नलिखित में से किसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से आपका जाना जाता है? इसमें से और उत्तरी अमेरिका में से हरिकेन कहा जाता है, तो हरिकेन कहा जाता है इसे नॉर्थ अमेरिका में। ओके, तो किसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है? तो इसे उत्तर अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। तो फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से किस नाम से जाना जाता है? इसे फनल के नाम से, वर्लपूल के नाम से, साइक्लोन के नाम से, ट्विस्टर के नाम से, is known as by the different names in the different parts of the world and it is called a hurricane in the North America। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा साइक्लोन। अगर जापान के आसपास है तो इसे क्या कहते हैं? जापान के आसपास हरिकेन हो गया, साइक्लोन हो गया, इसके अलावा नाम अभी याद नहीं आ रहा, आगे भी इसी क्लास में अभी आगे इसको देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित इस क्वेश्चन में डाला गया है, तो वहां पर इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पर बन सकता है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या बनता है? सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन दी नॉर्थ अमेरिका। याद रखिएगा मैंने नॉर्थ अमेरिका पूछा है, साउथ अमेरिका नहीं। अगर मैं साउथ अमेरिका पूछता तो आपका आंसर रहता अमेजन रिवर। अमेजन रिवर की बात करते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बनती है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी बनती है। दिस इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे विशाल नदी आपकी बनती है अमेजन रिवर, लेकिन लॉन्गेस्ट यानी कि लेंथ के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बनती है। पहले नंबर पर आपकी नील नदी आती है। यहाँ पर सही जवाब है साइक्लोन। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन बनती है? फटाफट से मुझे यहाँ पर लिखकर बता दीजिएगा। हाँ, मैं ये नाम जरा सा यहाँ पर अपने मेरे दिमाग से स्किप कर रहा था। जापान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में से टाइफून के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये पूरा एरिया जो आपका बनता है इक्वेटर से पूरा ऊपर का एरिया, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर का पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे का पूरा हिस्सा आपका क्या कहलाता है? नीचे का पूरा हिस्सा आपका कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हरिकेन हम लोग क्या कहते हैं? तूफानी चक्रवातों को हम लोग नॉर्थ अमेरिका के पास हरिकेन कहा जाता है, आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा। जबकि हिंद महासागर में इनको साइक्लोन कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध के अधिकतर हिस्सों में इनको साइक्लोन के नाम से जानते हैं, जबकि जापान के आसपास समुद्री क्षेत्रों में से टाइफून के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें साथ ही साथ। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ियों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर आपकी लोकेटेड है? भारत के अलग अलग राज्यों में जो मुख्य पहाड़ियां आपकी हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनती हैं। वेयर आर दी गिरनार हिल्स लोकेटेड? बिहार में मौजूद है, गुजरात में मौजूद है, कर्नाटका में मौजूद है, या फिर राजस्थान में मौजूद है? गिरनार की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट बनता है, सही जवाब यहाँ पर जाएगा गुजरात। गुजरात का अगर स्टेट एनिमल की बात करेंगे तो एशियाटिक लाइन यानी कि एशियाई शेरों का जो प्राकृतिक आवास बनता है वो आपका गुजरात बनता है। याद रखिएगा यहाँ पर गिर शासन के जंगल बनते हैं, तो गिर नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर मौजूद है। गुजरात के बारे में ये भी याद रखना है कि भारत की लॉन्गेस्ट जो आपकी कोस्ट लाइन बनती है वो भी आपकी गुजरात में मौजूद है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। गुजरात का रन ऑफ कच्छ, गुजरात का रन ऑफ कच्छ किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए आपका ये फेमस है, प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। यहीं पर आपका जो रन ऑफ कच्छ है वो पूरा नमकीन नमक का इलाका आपका बनता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। गुजरात के बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला जो सेकंड स्टेट आपका बनता है वो बनता है आंध्र प्रदेश, ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? क्वेश्चन देखने में जितना आसान है उतना ही टेढ़ा क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया डजंट गेट द बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगर आपको भारत के मैप की प्रैक्टिस अच्छी खासी है और भारत का मैप आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पलक झपकते ही बता सकते हैं कि गुजरात के साथ तो हम लोग रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन को यहाँ पर साझा करते हैं, पंजाब के साथ भी रेड क्लिफ लाइन को वहां पर साझा किया जाता है पंजाब में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका एक पहाड़ी इलाका बनता है, यानी कि आपका माउंटेन हिली रीजन आपका यहाँ पर बनता है। ये पाकिस्तान के साथ आपकी समुद्री सीमा साझा नहीं करता। करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मैप में भी अभी देखेंगे।
कुछ लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है, लेकिन इतना ध्यान से समझना भी जरूरी नहीं है, आराम से सुनना ही काफी रहेगा। निम्नलिखित में से किस में नायलॉन का उपयोग किया जाता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको देख सकते हैं। नायलॉन के रेसे जो आपके बनते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नायलॉन इज यूज? स्लीपिंग बैग्स, यानी कि स्लीपिंग बैग्स आप समझ गए होंगे। इसके अलावा पैरासूट, हवा से नीचे आने के लिए, ठीक है, बच के आने के लिए। इसके अलावा टूथ ब्रश, और इसके अलावा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि नायलॉन का उपयोग स्लीपिंग बैग्स, पैरासूट और टूथ ब्रश इनमें से किस में किया जाता है, या सब में किया जाता है? ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर, ऑल ऑप्शंस आर द ट्रू। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहें तो उसकी लिस्ट भी आप अपनी तैयार कर सकते हैं गूगल से निकाल कर, कि नायलॉन का उपयोग तो इस तरह से जो आपकी चीजें बनती हैं, जूट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कॉटन का उपयोग इनमें से कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें बनती हैं जो कि पॉपुलर हैं और आपसे पूछी जा सकती है, तो उसका भी आप चाहें तो इसी तरह नायलॉन के अलावा आप रेशम का इस्तेमाल है, या फिर दूसरी ऐसी प्रोडक्ट हैं, जूट है, या फिर कॉटन है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आप उसकी एक लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपको लगे कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को भी वहां पर अटेंड कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समानांतर अर्थव्यवस्था, मतलब कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी लाइक इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, और यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी यानी कि समानांतर अर्थव्यवस्था। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समानांतर अर्थव्यवस्था, ब्रैकेट में लिखा है काला धन यानी कि ब्लैक मनी, डैश द के अस्तित्व से क्या होता है? मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में अगर बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी आपकी सर्कुलेट होती है, ब्लैक मनी यानी कि काला धन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि ब्लैक मनी क्या होती है। ब्लैक मनी वो धन होता है, वो गैर तरीके से या गैर लीगल तरीके से अगर हमने उस पैसे को कमाया है, लाइक अगर कोई पैसा ऐसा है जिस पर टैक्स आपका पे नहीं किया गया, कोई पैसा ऐसा है जिसका सोर्स ऑफ इनकम सोर्स क्या है वो नहीं हमें पता, और ये पैसा हमारी इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होता, गलत तरीके से इलीगली कमाया गया पैसा को हम ब्लैक मनी में यहाँ पर लिस्टेड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मुंबई में कुछ डॉन लोग होते हैं, भाई लोग होते हैं, ये बच्चों वगैरह को मान लेते हैं किडनैप कर लेते हैं, फिरौती की रकम मांगी जाती है कि एक पेटी भेज देना। मान लेते हैं एक पेटी भेज दी गई, यानी कि 10 लाख का अमाउंट आपका भेज दिया गया। ये 10 लाख का अमाउंट कोई लीगल मनी नहीं है, ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, इलीगल मनी हम इसे कह सकते हैं। अब वो जो डॉन लोग हैं, अब इस पैसे को किसी बैंक अकाउंट में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जब बैंक अकाउंट में पैसा 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अमाउंट जब आएगा, तो उनसे वहां पर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, जो कि वो वहां पर नहीं बता पाएंगे। तो ये पैसा वहां पर सीज भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप एक बड़ा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, तो उस पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, जिसमें आपकी सोर्स ऑफ इनकम का पता आपका चल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये पैसा घरों में छुपा कर रखा जा सकता है, किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रखा जा सकता है जहां पर किसी की नजर ना जाए, और समय समय पर थोड़ा 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 पैसा निकाला जा सकता है। या फिर यह भी किया जा सकता है कि 10 लाख के इस अमाउंट को 20 अलग अलग लोग जो कि इस काम में आपके शामिल थे, इन सभी लोगों के खातों में 50-50 हजार रुपए के तौर पर ट्रांसफर भी आपका किया जा सकता है। तो जब इसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों को में डिवाइड करके डिपॉजिट करेंगे, तो इस पर किसी की नजर नहीं जा सकती। ऐसी कंडीशन में इसे बैंक अकाउंट में डालकर दोबारा से किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, तो इसे कुल मिलाकर इसको वैलिड कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लैक मनी, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में काला धन काफी बड़ी मात्रा में सर्कुलेट होता है, ऐसा धन जो कि गलत तरीके से और बिना टैक्स के यहाँ पर कमाया जाता है, तो ये कहीं पर भी काउंट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रतियोगी हो जाती है, हर व्यक्ति के लिए कॉम्पिटिटिव हो जाती है। सेकेंड ये हो सकता है कि जो भी भारत में आरबीआई यानी कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी फ्रेम करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम नजर आता है, क्योंकि हमारे देश में जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वो लीगल इकोनॉमी के लिए बनाई जाती है, ना कि इलीगल इकोनॉमी के लिए या इलीगल मनी के लिए। जब हमें यही नहीं पता होगा कि ब्लैक मनी है कितनी, तो हम लोग उसके लिए कुछ यहाँ पर प्रोविजन तो करेंगे नहीं। या फिर इंश्योर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, यानी कि ब्लैक मनी अगर अस्तित्व में होती है तो लोगों की आय और लोगों की समृद्धि में यहाँ पर बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या फिर इंश्योर द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, और ये हमारे देश में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। सीधी सी बात यहाँ पर ये बनता है कि जब देश में एक तरफ लीगल मनी सर्कुलेट हो रही है
और एक तरफ इलीगल मनी सर्कुलेट हो रही है यानी कि ब्लैक मनी, तो दोनों इकोनॉमी में ही सर्कुलेट होती हैं, इसे पैरेलल इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होती है, हमें ये पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में अमाउंट टोटल कितना है। तो इसकी वजह से आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, आरबीआई तो लीगल मनी को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है ना, तो ब्लैक मनी को आने से उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट है वो आपका क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। थोड़ा सा समझ के रखिएगा, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका लोकेटेड है? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धामेक स्तूपा इज लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? बोध गया, सारनाथ, सांची एंड कौशाम्बी। सांची का स्तूपा तो सबने सुना है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर प्रश्न नहीं है, प्रश्न है धामेक स्तूपा। भारत में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, स्मारक बनते हैं, उनकी लोकेशन आपको रटी होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसके अलावा बीबी का मकबरा या जैसे हम लोग ब्लैक ताजमहल या काला ताजमहल कहते हैं, ये दक्षिण भारत में आपका औरंगाबाद में मौजूद है। इसके अलावा चार मीनार हैदराबाद में मौजूद है। इसके अलावा विक्टोरिया पैलेस ये कोलकाता में मौजूद है। हवा महल जयपुर में। इस तरह के जो आपके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो याद होना चाहिए। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पाली भाषा में, याद रखिएगा। और सारनाथ में ही धामेक स्तूपा आपका मौजूद है, ये भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन आपका कब चलाया गया था? यहाँ पर चार ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी अगर आप ईयर वाइज जाएंगे तो सभी सही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के बीच में ही आपका चलाया गया था। और 1920 से लेकर 1922 अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो हर ऑप्शन में 1920 में से 1922 दिया है। अब आपकी यहाँ पर नॉलेज ये चेक होगी कि असहयोग आंदोलन किस महीने में 1920 में चलाया गया और किस महीने में 1922 में खत्म हुआ। प्रश्न एग्जैक्टली ये बनता है, हाउ लॉन्ग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कंडक्टेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। अगर आप किसी अंग्रेजी जॉब या किसी भी विदेशी व्यक्ति के पास नौकरी करते हैं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आप किसी विदेशी के व्यक्ति के लिए कोई भी काम करते हैं तो वहां पर उसको सहयोग मत करें, वहां से अपनी नौकरी छोड़ दें। अगर कोई घरेलू सहायिका है, नौकरानी है, किसी विदेशी व्यक्ति के घर में काम करती है तो आप छोड़ दें। हर तरीके से जिस हद तक संभव हो सके आपको अंग्रेजों का यहाँ पर क्या करना है, नॉन कोऑपरेशन आपको करना है। तो ये इस पर्टिकुलर विचारधारा के साथ गांधी जी ने ये आंदोलन आपका चलाया। ये आंदोलन सितंबर 1920 से लेकर अप्रैल 1922 तक आपका चला था। तो अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से सीख लेते हुए आपको ये भी करना है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आपके बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन आपके बनते हैं, उनके ईयर जो आपके बन सकते हैं, यानी कि उन सभी आंदोलनों के जो आपके मंथ बन सकते हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ आपकी स्पर्श नहीं करती, टच नहीं करती? द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और कंट्री डजंट टच विद द अरुणाचल प्रदेश? असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आपका याद है या नहीं, एक बार मुझे यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखें ऑफलाइन मोड में, वो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको बोला है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, पूर्वोत्तर की जो 7 रानियां बनती हैं, स्टेट आपके जो बनते हैं, उनकी लोकेशन और उनकी मैप प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपके पास मैप प्रैक्टिस है तभी आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर ये बता सकते हैं कि इनमें से किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा होती है या नहीं। असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। अब देखिए यहाँ पर कंट्री भी आ गया और यहाँ पर स्टेट भी आ गए, तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर तो मणिपुर बनता है। बाकी मैं आपकी मैप प्रैक्टिस यहाँ पर इमेज के माध्यम से कराता हूँ। ये आपका इमेज बनती है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट की इमेज बनती है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की पूरी लोकेशन आपकी यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा किसकी नहीं होती, किसकी सीमा साझा नहीं होती, प्रश्न तो आपका ये है ना। अब ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये वाला जो मैंने आपको पीले रंग की एक बाउंड्री यहाँ पर दिखाई है ड्रॉ करके, ये बाउंड्री आपके अरुणाचल प्रदेश की आपकी सीमा यहाँ पर बनती है। एक और चीज, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके 7 स्टेट्स बनते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भी आपका अरुणाचल प्रदेश ही बनता है, ये बात भी याद रखिएगा। ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है जो कि आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश बनता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर ये वाला जो कंट्री आपका बनता है ये आपका भूटान देश है, तो भूटान देश की सीमा साझा होती है। भूटान के अलावा याद रखना है नीचे की तरफ जो आपको हल्के ब्लू कलर का एक स्टेट नजर आ रहा है, ये आपका असम स्टेट है, तो असम स्टेट की सीमा भी यहाँ पर साझा होती है।
असम के साथ नागालैंड, नागालैंड आपका यहाँ पर मौजूद है, तो नागालैंड की सीमा यहाँ से, असम की सीमा यहाँ से और भूटान की सीमा यहाँ से, इन तीनों की सीमा यहाँ पर साझा होती है। इसके अलावा किसी की नहीं, तो असम की सीमा साझा हो गई, नागालैंड की सीमा साझा हो गई, भूटान की सीमा साझा हो गई, मणिपुर की सीमा यहाँ पर साझा नहीं होती है। मणिपुर की सीमा की बात करते हैं तो इसके जस्ट नीचे जो कंट्री आपका बनता है, वो स्टेट बनता है, ये मणिपुर है। मणिपुर के बगल में मिजोरम है, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है और त्रिपुरा के ऊपर उत्तर की तरफ यहाँ पर आपका मेघालय है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मणिपुर स्टेट के साथ, तो मणिपुर स्टेट के साथ ऊपर नागालैंड और नीचे मिजोरम राज्य और आपका यहाँ पर वेस्ट की तरफ असम स्टेट बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सीएजी यानी कि कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग जो होते हैं, वो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट अपनी बनाते हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट को इनमें से किसके सामने आपका प्रस्तुत किया जाता है? कैग ऑफ इंडिया सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बात याद रखिएगा, सीएजी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ही आपका करते हैं। इसके अलावा सीएजी की जो पोस्ट होती है वो संवैधानिक पोस्ट होती है, यानी कि संविधान के द्वारा इसे शक्ति आपकी मिली होती है। कैग का मुख्य काम होता है भारत सरकार के खातों की जांच करना, एक्सपेंडिचर और इनकम का यहाँ पर पूरा हिसाब किताब रखना। अगर कुछ भी उसमें फर्जीवाड़ा नजर आता है या नहीं भी नजर आता है तो पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट ये किसको सौंपता है? ये प्रेसिडेंट के प्रति ही जवाबदेह होता है, ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। वर्तमान कैग कौन बनते हैं? राजीव महर्षि साहब भारत के वर्तमान कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक प्रश्न अभी अभी हमने इससे पहले इसी तरह का देखा है, इसे जापान और फिलीपींस में किस नाम से आपका जाना जाता है? मैंने आपको वहां पर भी बताया था। अ साइक्लोन इज नोन एज अ डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड अ फर्नल, वर्लपूल, ट्विस्टर और टाइफून इन द जापान एंड फिलीपींस। करेक्ट आंसर आपका बनता है टाइफून। मैंने आपको इमेज निकाल कर दिखाई थी, उस इमेज में मैंने आपको बताया था कि जापान और जापानी सी के आसपास के एरिया में इसे टाइफून कहा जाता है। इसके अलावा इसे दक्षिणी गोलार्ध में इसे साइक्लोन कहा जाता है, हिंद महासागर में भी इसको साइक्लोन कहा जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसे आपका टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया और हरिकेन के नाम से जाना जाता है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथ में इस क्लास में इतना ही। जल्दी आपकी क्लासेस अकेडमी पर भी शुरू होंगे आफ्टर द रक्षाबंधन फेस्टिवल, तो आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएंगे। उन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको बस फॉलो, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही रक्षाबंधन फेस्टिवल आपका खत्म होगा, आपकी स्पेशल क्लासेस आपकी वहां पर लाइव हो जाएंगी, तो आप उन क्लासेस का भी वहां पर दीदार कर पाएंगे। टोटल फॉलोअर्स यहाँ पर 4000 के अप्रॉक्स हैं, आप लोग भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जैसी आपकी क्लासेस यहाँ पर लाइव हो, आप सभी के पास यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के लिए दोस्तों मेरे साथ में इस क्लास में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 4 बजे आप सभी के साथ इसी समय इसी वक्त। थैंक यू एवरीवन अपना कीमती समय यहाँ पर देने के लिए, और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एवरीवन।